बात है 1980s के दशक के जापान की। वहां कुछ ऐसी घटनाएं होने लगी जिसने सबको हैरान कर दिया था। वहां पर अचानक छोटे छोटे बच्चियां गायब होने लगी। कोई क्लियर पैटर्न नहीं था, कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था और पुलिस भी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। किसी को नहीं पता था कि इन घटनाओं के पीछे कौन है, लेकिन जो होने वाला था उसका अंदाजा भी किसी ने नहीं लगाया था। वो जापान के इतिहास का सबसे डरावना चैप्टर बनने वाला था। एक दिन 4 साल की एक मासूम बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। शाम का समय था, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। तभी एक आदमी उसके तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या फिर कोई भी डरावना भाव नहीं था। वो बिल्कुल साधारण एक नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था। एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई भी ये शक नहीं करेगा कि ये कोई गुनाह या फिर कोई ऐसा बुरा काम करने वाला हो। वो बच्ची के पास जाता है, उससे बातें करता है और थोड़ी ही मिनटों में वो उस बच्ची को अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। आखिर 4 साल की बच्ची कितना समझ पाती, कौन अपना कौन पराया। आसपास के लोग भी देखते हैं तो सबको लगता है कि शायद बच्ची उस इंसान को जानती है, इसलिए वो उसके साथ चली गई है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। कुछ ही दिनों बाद उस बच्ची के माता पिता के घर एक पार्सल पहुंचता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस पार्सल के अंदर उनकी बेटी के कपड़ों की तस्वीरें थी, कुछ छोटे छोटे दांत थे और राख जैसी चीज थी और उसमें एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था कि मैंने मारी को जला दिया है। ये रही उसकी हड्डियाँ, अगर साबित कर सकते हो तो कर लो। अब जरा सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीती होगी। एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ क्या क्या हुआ होगा और आखिर ऐसी धमकी उनके मन को कैसा झंझोड़ती होगी। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, ये घटना है जापान की। इस घटना के पीछे था एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और उसका नाम था ओटाकू किलर। उसका रियल नाम था त्सुटोमू मियाजाकी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा करने वाला इंसान इतना खतरनाक कैसे बना? क्या वो जन्म से ऐसा था या फिर उसकी जिंदगी में कई ऐसे मोड़ आए जिसने उसके अंदर के इंसान को धीरे धीरे खत्म कर दिया? और इसे जानने के लिए हमें लौटना होगा साल 1962 में, जब जापान के एक परिवार में त्सुमोटो मियाजाकी का जन्म हुआ। उसके पिता एक बड़े प्रकाशन व्यवसाय से जुड़े हुए थे। घर में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन घर की 4 दीवारों के अंदर एक कहानी अलग थी। माता पिता अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे, इतने बिजी रहते थे कि बच्चे के साथ उनका इमोशनल कनेक्शन लगभग ना के बराबर था। और आज भी आप देखते होंगे कई घरों में जहां पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन बच्चों के लिए टाइम बिल्कुल नहीं होता। मियाजाकी का ज्यादातर समय उसके दादाजी के पास बीतता था। शायद वही एकमात्र ऐसे इंसान थे जो उसे सच में समझते थे। लेकिन उसके जीवन की मुश्किलें यहाँ पर खत्म नहीं होती। जन्म से ही उसके हाथ में डिफॉर्मिटी थी, यानी एक ऐसा हाथ या मुंह, ऐसी बीमारी होती है जिसमें हाथ ऐसे थोड़ा टेढ़ा रहता है या फिर मुंह थोड़ा ऐसे टेढ़ा रहता है। ये बीमारी उसके साथ थी और इसी बीमारी के कारण स्कूल में सब उसे बहुत ज्यादा ही चिढ़ाते थे और उसका असर उसके मन पर होता था। शायद मजाक करने वालों के लिए ये एक छोटा सा मजाक था, लेकिन एक बच्चे के लिए सुबह शाम चिढ़ाए जाने पर उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ा दुख जन्म ले रहा था। धीरे धीरे वो लोगों से दूरी बनाने लगा। उसने अपने दोस्त बहुत सारे कम कर दिए, सोशल इंटरेक्शन उसने कम कर दिया और फिर एक समय ऐसा आया जब उसने खुद को लगभग पूरी तरह कमरे तक सीमित कर दिया। बाहर की दुनिया उससे दूर होती जा रही थी और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसी समय उसके अंदर एक दूसरी दुनिया जन्म ले रही थी। जब इंसान बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर एक दूसरी दुनिया जन्म लेना शुरू कर देती है, जहां उसे कोई जज नहीं करता था, जहां उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता था। और मियाजाकी के लिए ये दुनिया थी VHS टैप्स की दुनिया। आज के टाइम में हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है और सोशल मीडिया है, लेकिन 1980s के दशक में ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। लोग उस समय फिल्म वीडियो कैसेट्स पर देखते थे और मियाजाकी घंटों नहीं बल्कि कई कई दिनों तक इन्हीं टैप्स की दुनिया में खोया रहता था। उसके कमरे में हजारों VHS टैप्स जमा थी। एनीमे, हॉरर कंटेंट और वायलेंट कंटेंट वो सबसे ज्यादा देखना शुरू कर चुका था। अब धीरे धीरे उसका टेस्ट और भी डार्क होता गया। अब उसे जो असली दुनिया, बाहर की दुनिया थी, वो उसे बोरिंग लगने लगी थी और मीनिंगलेस लगने लगी थी। वो जितना बाहर की दुनिया से दूर जा रहा था उतना ही अपनी कल्पनाओं में खोता जा रहा था। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसकी ये फैंटेसी अब सामान्य नहीं रही थी। उसके विचार बदलने लगे थे, उसकी सोच बदलने लगी थी।
थी और शायद उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वो धीरे धीरे किस दिशा में जा रहा है। समय बीतता गया लेकिन अभी तक कहानी सिर्फ एक अकेले लड़के की थी, एक ऐसे इंसान की थी जो दुनिया से कटता जा रहा था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। मियाज़ाकी के जिंदगी में वो मोड़ था उसके दादाजी की मौत। उसके दादा वही इंसान थे जो बचपन में उसके सबसे करीब थे, शायद वही एक व्यक्ति थे जिसके सामने वो खुद जैसा रह सकता था। लेकिन 1988 में उनकी मृत्यु हो गई और ये घटना मियाज़ाकी के लिए एक बहुत बड़ा इमोशनल शॉक साबित हुई। वो पूरी तरह से टूट गया। अब उसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपनी बातें कह सके, कोई नहीं था जो उसे समझ सके और इसी समय उसके व्यवहार में खतरनाक बदलाव आने लगे। वो और ज़्यादा आइसोलेटेड हो गया और अकेला हो गया। उसने खुद को लगभग पूरी तरह दुनिया से काट लिया था। रिपोर्ट के अनुसार वो अपने दादा की राख तक खा गया था, सिर्फ इसलिए कि वो उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर सके। सोचिए, एक इंसान मानसिक रूप से कितना टूट चुका होगा जो ऐसा करने लगे। ये कोई सामान्य व्यवहार नहीं था, ये एक गहरे मानसिक विघटन का संकेत था और यहीं से शायद उसके अंदर का अंधेरा पूरी तरह जाग चुका था। दादा की मौत के बाद उसका मानसिक संतुलन और बिगड़ने लगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अब जो होने वाला है वो पूरे जापान को हिला देगा। अगस्त 1988 अपने जन्मदिन के अगले ही दिन मियाज़ाकी ने अपने पहली विक्टिम चुनी, एक 4 साल की मारी कोनो, एक मासूम बच्ची जिसे इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि उसकी मुलाकात किस इंसान से होने जा रही है। मैंने पहले भी बताया, ये वही लड़की है। मियाज़ाकी ने उसे बहलाया, उसका भरोसा जीता और फिर उसे अपनी कार में बैठा लिया। इसके बाद वो उसे एक सुनसान जगह पर ले गया जहां उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन ये सिर्फ हत्या नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया। उसने उस अपराध की बहुत सारी तस्वीरें ली और कई हफ्तों तक वो उससे जुड़ा रहा था और फिर उसने उस बच्ची के परिवार के साथ एक खौफनाक मानसिक खेल खेलना शुरू कर दिया। वो फोन करता और फिर चुप रहता, सिर्फ अपनी सांसों की आवाज़ सुनाता और दूसरी तरफ एक परिवार डर और दर्द में टूटता चला जाता। एक दिन उसने वही पार्सल भेजा जिसने पूरे देश को हिला दिया था। लेकिन अगर कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती तो बात अलग थी, तो शायद जापान इसे एक दुखद घटना मानकर बोल भी जाता। लेकिन असली खौफ अब शुरू होने वाला था, क्योंकि मियाज़ाकी रुका नहीं। एक बार खून बहाने के बाद उसने वही पैटर्न दोबारा दोहराना शुरू कर दिया। उसका निशाना हमेशा छोटी बच्चियां होती थी। वो पहले उनका भरोसा जीतता, उन्हें सुरक्षित महसूस कराता, चॉकलेट वॉकलेट देता और फिर वो उसे अपनी दुनिया में खींच लेता था। कुछ ही महीनों में उसने एक के बाद एक कई बच्चियों का शिकार बना दिया। पूरे जापान में डर बढ़ता जा रहा था। माता पिता अपने बच्चे को कहीं बाहर नहीं भेज रहे थे। स्कूलों में चेतावनी दी जाने लगी। पुलिस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। मीडिया लगातार सवाल पूछ रहा था, लेकिन किलर हर बार बच निकलता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। सब लोग पूछ रहे थे कि आखिर ये करने वाला इंसान है कौन। और शायद सबसे डरावनी बात ये थी कि वो भीड़ के बीच में ही घूम रहा था, यानी किसी को पता नहीं चलता था कि वो कहाँ है। वो भीड़ के बीच में ही रहता और कभी भी अचानक से ऐसे शिकार कर लेता था। लेकिन असली क्रूरता सिर्फ हत्या तक सीमित नहीं थी। वो चाहता था कि दर्द सिर्फ विक्टिम तक न रहे। वो चाहता था कि उसका जो दर्द है वो उसके माता पिता, अपने परिवार वाले भी सब महसूस करें। उसकी मानसिकता, वायलेंट कंटेंट देखने के बाद उसकी मानसिकता ऐसी हो गई कि वो सबको दर्द देना चाहता था और अकेला तो पहले से रहता था, तो ऐसा उसने सोच लिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्द और डर फैलाऊं। उस वक्त का पूरा जापान डरा हुआ था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अगला नंबर किसका होगा या किसके साथ ऐसी घटनाएं घट सकती है। पुलिस इसके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है, हर अपराधी एक गलती जरूर करता है और मियाज़ाकी की सबसे बड़ी गलती जुलाई 1989 में हुई। उस दिन उसने एक और बच्ची को निशाना बनाने की कोशिश की। सब कुछ पहले पुराने पैटर्न जैसा ही था, लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। बच्ची की बहन ने उसे देख लिया। उसे कुछ अजीब लगा। वो तुरंत अपने पिता को बुलाने दौड़ी। कुछ ही देर में बच्चे के पिता वहां पहुंच गए। उसने मियाज़ाकी का सामना किया। स्थिति बिगड़ते देख मियाज़ाकी वहां से भाग गया, पर एक उसने भूल कर दी। उसकी भूल ये थी कि वो अपनी वहाँ पर कार छोड़ के चला गया।
कुछ टाइम हुआ, थोड़ा टाइम हुआ, कुछ घंटे बीते। मियाज़ाकी वापस कार लेने आ गया। उसे लगा था कि सब लोग वहां से चले गए होंगे तो मैं अपनी कार वापस लेके आ जाता हूँ, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो वापस आया उसे गिरफ्तार कर लिया। और कई महीनों से जिस चेहरे को पूरा जापान ढूंढ रहा था, आखिरकार वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उन्हें वहां जो मिला उसने पूरे देश को हिला दिया। उसके कमरे में हजारों VHS टैप्स थी, हजारों एनीमे, हॉरर कंटेंट और वायलेंट कंटेंट की सीडी कैसेट जो आती है वो भरी हुई थी। और कई ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देखकर अनुभवी जांच अधिकारी भी सन्न रह जाए। वहाँ विक्टिम से जुड़ी तस्वीरें थी, ऐसे सबूत थे जो उसके अपराध को साबित करने के लिए काफ़ी थे। उसका कमरा एक कमरे से ज़्यादा एक अंधेरी दुनिया जैसा लग रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानियत की कोई जगह नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद पूरा जापान सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था कि आखिर क्यों, आखिर उसने ऐसा सब क्यों किया। उसका ट्रायल कई सालों तक चला। अदालत में उसने दावा किया कि उसके अंदर एक रेट मैन रहता है और यही उसे सब करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को स्वीकारा नहीं, क्योंकि कोई किसी को रेट मैन बोले या कुछ भी बोले, हत्या, गुना, ये सब तो गुनाह ही कहा जाता है। विशेषज्ञों ने भी माना कि उसके मानसिक स्वास्थ्य में समस्याएं थी, लेकिन उसे अपने कर्मों की पूरी समझ थी। उसे पता था कि वो क्या कर रहा है और उसके कार्यों के परिणाम क्या हो सकते हैं। आखिरकार साल 2008 में उसे मौत की सजा दी गई और उसी वर्ष उसे फांसी दे दी गई। कानूनी रूप से यही इस कहानी का अंत हो गया, लेकिन कुछ सवाल आज भी जिंदा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं है, ये कहानी है अकेलेपन की। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, उनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता जिससे वो सारी बातें कर सके।